एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले मैं चैप्टर 3 तक के वीडियोस बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। 2024-25 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें आपको सभी चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। कहीं पर भी कुछ भी सर्च करने की नीड नहीं है। मेरे इसी YouTube चैनल पर मैं कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज भी क्लास 11 की मैं पढ़ाती हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस लेकर आऊं। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? अभी तक हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो समझ चुके हैं। अब यहाँ से थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको समझना होगा कि किस तरह से एंट्रीज होती है, किस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। तो आज से आपका ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ या मीनिंग समझा देती हूँ। Accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. It means every transaction has dual aspect, two aspect, debit and credit. ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हम जो अभी से इंट्रोडक्शन पार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें भी हमने यही पढ़ा कि दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट होता है, इससे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो कंपनी की टोटल एसेट्स होती है वो उसकी लायबिलिटीज और उसकी इक्विटी के बराबर होती है। ध्यान रखिए, जो कंपनी की एसेट्स होती है वो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है और जितनी भी इक्विटी है उसके बराबर होती है। इक्विटी का मतलब होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया है, उसे इक्विटी कहा जाता है। ठीक है ना। जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझते जाएंगे। तो इनके अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जितनी भी फॉर्म में एसेट्स हैं वो किसके बराबर होगी, जो फॉर्म की लायबिलिटी प्लस इक्विटी है उसके बराबर। तो बस उसी चीज को इन्होंने यहाँ पर एक मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है कि लायबिलिटीज, अभी मैंने बताया ना, देखो दो तीन फॉर्मूलाज हो सकते हैं। अभी जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल भी बोल सकते हैं या ओनर की इक्विटी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब इसी डेफिनेशन को यदि हम पलट के बना देते हैं, हम लायबिलिटी को इस साइड ले आते हैं, तो हमारी एसेट्स में से कैपिटल माइनस हो जाएगी। इक्वेशन वही है। ठीक है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, बस हम लायबिलिटी को इस साइड लिया और इक्वल कर दिया, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगी। इसी तरह कैपिटल को यदि मैं इस साइड ले आई तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब जितनी भी इक्वेशन है वो तीनों ही इक्वेशन सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। चलो, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो तरीके बताए गए हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम, या दूसरे तरीके में क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम। मतलब या तो दो आइटम पे इफेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, या दो से ज्यादा आइटम पे इफेक्ट करेंगे। तो हम पहले क्या समझेंगे, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग टू आइटम। तो यहाँ पर कुछ दोनों साइड जो है वो इफेक्ट पड़ता है हर ट्रांजैक्शन का, इसके बारे में बताया गया है, बोथ साइड। तो पहले क्या होता है, पहली कंडीशन क्या कह रही है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन सच एज क्रेडिट परचेज। ठीक है, जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज का मतलब है उधार हमने खरीदा, तो क्या हो गया, हमने सामान उधार खरीदा और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ा, तो हमारे पास से पैसा गया ही नहीं, लेकिन दो चीजें हमारे पास इंक्रीज हो गई। इंक्रीज एसेट्स हो गई, मतलब जो हमने उधार सामान खरीदा तो स्टॉक हमारे पास, गुड्स हमारे पास आ गया, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हम उसके क्रेडिटर बन गए, हमें उससे पैसा बाद में तो देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें क्या हुई हैं बच्चों, इंक्रीज हुई है। ये बात आप ध्यान रखना,
यहाँ दोनों ही चीजें इंक्रीज हुई हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर। ठीक है, हमने वो जो क्रेडिटर से उधार लिया था सामान, उसे हमने पेमेंट कर दिया। तो जब हमने उसे पेमेंट किया तो हमारी जो लायबिलिटी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है। लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हमें उसे पेमेंट करना था, हमारे सिर्फ से बाहर हट गया। साथ ही साथ हमने जब उसे पेमेंट किया तो हमारी एसेट्स कम हो गई। एसेट्स मतलब जो हमारा कैश है वो कम हो गया, क्योंकि हमने उसे पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज क्या हो गई, हमारी डिक्रीज हो गई। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस बनेगी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन बन रही है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ ओनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय प्रोप्राइटर। एक बिजनेस चल रहा है, उसमें प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर है उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, बिजनेस में एसेट्स मतलब कैश इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। दोनों चीजें इंक्रीज हो गई ना। जब इंट्रोड्यूस की उसने प्रोप्राइटर ने कैपिटल, तो क्या हुआ, बिजनेस में एसेट्स कैश आ गया और साथ ही साथ ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ये दो चीजें इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, डिक्रीज द ओनर कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। तो अब इसे ध्यान से समझो, ये कंडीशन कैसे बनेगी, डिक्रीज ऑफ ओनर्स कैपिटल ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर। यदि प्रोप्राइटर ने कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो क्या हो गया, जो कैपिटल है बिजनेस की वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और साथ ही साथ जो कैश है वो भी डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आगे बनेगी। अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सेम साइड है पर डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे यहाँ पर या दोनों क्या हो रहा था, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा था, या इंक्रीज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर डिक्रीज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर भी देखो इंक्रीज और इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है एक एसेट्स और दूसरी एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ट्रांजेक्शन सच एज कैश परचेज, हमने कैश परचेज किया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक इंक्रीज हो गई। जो हमारा जो स्टॉक आया या हमारे पास जो गुड्स आया वो क्या हो गया, हमारे पास इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो कैश है या एसेट्स है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है ना, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। इसी तरह डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज द अनदर लायबिलिटी। जैसे हमने सेटलमेंट किया क्रेडिटर्स को, उसे इश्यू ऑफ बिल करके, ठीक है ना, मतलब हमने उसे पैसा नहीं दिया, उसे एक बिल इशू कर दिया कि हम थोड़े समय बाद पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने उसे बिल दे दिया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन दूसरी लायबिलिटी क्या बढ़ गई, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होगा। तो ये धीरे धीरे जब हम करेंगे ना तो समझते जाएंगे। हमने उसे बिल दे दिया, हम खुश हो गए कि अभी पेमेंट नहीं करना है, लेकिन हम लायबल हो गए ना कि हमें उसे बाद में पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। सम ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया है, 30,000 रुपए का हमने कोई सामान बनाया और उसे सेल कर दिया, 25,000 25,000 उसकी कॉस्ट थी और 5,000 हमने उसमें प्रॉफिट ऐड करा। तो हमारे पास क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 30,000 हो गया। लेकिन दो चीजों पे इफेक्ट हुआ, कॉस्ट का प्राइसिंग भी इंक्लूड है उसमें और साथ ही साथ प्रॉफिट की भी प्राइसिंग इंक्लूड है। तो ये मोर देन 1 आइटम हो गए। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन जो मोर देन 1 आइटम पे इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर ये हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करेंगे उसके मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, ध्यान से समझ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। हनी स्टार्टेड बिजनेस 20,000 एज अ कैपिटल। देखो क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग में जब आप करोगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसी तरह से आएगा कि हनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल लगा के। आज ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 11th अकाउंटिंग का। इसको हमें लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला भी हमने मैथमेटिकली वाला पढ़ा ना, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं हनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल से। तो क्या हो गया, बिजनेस में क्या हुआ, हमारे पास एसेट्स आ गई।
आ गई। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल लगाई तो बिजनेस में कैश आ गया, तो एसेट्स हमारी प्लस में आ गई, तो यहाँ पर हमने 20,000 लिख दिया। कोई लाइबिलिटी नहीं है इसलिए उसने 0 लिखेंगे, और यहाँ पर कैपिटल लग गई तो उसे 20,000 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। 20,000 बिजनेस में आए तो हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ हमारी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गई। तो इसलिए हमने दोनों तरफ लिख दिया। अभी मैंने पहले पॉइंट समझाया ना आपको, तो एसेट्स भी इंक्रीज हो गई और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो हमने दोनों तरफ इसे लिख दिया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ परचेज फर्नीचर इन कैश। ठीक है, हमने फर्नीचर फिर परचेज किया कैश में। यदि कैश लिखा है मतलब हमने उसे तुरंत पैसे दे दिए 500 रुपए, तो हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में। तो देखो जो पुराना बैलेंस है हमारा, वही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब पुराना वाला जो ओल्ड बैलेंस है 20,000 था, किसका था? कैश का, क्योंकि कैश आया था बिजनेस में, साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हुई थी 20,000 की, तो ये पुराना हमने वैसा का वैसा लिख दिया। लायबिलिटी 0 थी। अब जो चीज आई है उसे हमें यहाँ पर प्लस फर्नीचर करके लिखना पड़ेगा। कैश था 20,000, फर्नीचर प्लस करके लिख दिया हमने यहाँ पर ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, न्यू ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री करेंगे। तो न्यू ट्रांजेक्शन अब क्या बनेगा? जब फर्नीचर आया बिजनेस में, जब फर्नीचर आया बिजनेस में तो 500 रुपए जो कैश पड़ा था उसमें से कम हो गए, कम हुए ना। जो 500 रुपए आप कैश से ही तो फर्नीचर खरीदोगे, और प्लस 500 किस में लिखेंगे? फर्नीचर में। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो गुड्स हमारा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर प्लस 500 लिखेंगे और यहाँ माइनस 500 लिखेंगे। और जब हम आगे देखेंगे तो क्या देखेंगे? जो नया बैलेंस है वो कितना आएगा? जब इसमें से हमने 20,000 में से 500 रुपए माइनस किए तो हमारे 19,500 आए। 500 हमारा फर्नीचर का बढ़ गया, और यहाँ पर 20,000 का 20,000 ही रहा। तो क्या हुआ? फिर से हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया ना। 19,500 प्लस 500 मतलब 20,000, और ये भी 20,000 हमारा फिर से दोनों साइड का इक्वल आ गया। अब इसी को आगे थर्ड एंट्री में बोल रहे हैं परचेज गुड्स इन कैश। कितना? 1,000 रुपए का हमने गुड्स कैश में परचेज किया। पुरानी एंट्री कितनी है? 19,500 कैश, फर्नीचर के 500। अभी ये हम पुरानी एंट्री, पहले हम लिखते हैं ओल्ड बैलेंस, पुरानी एंट्री। अब नया ट्रांजैक्शन मतलब ये परचेज गुड्स इन कैश। तो अभी हमने 1,000 रुपए का कैश में हमने सामान खरीदा, तो कैश हमारे पास कितना है? 19,500। अब हमने सामान खरीद लिया तो 1,000 रुपए हमारे कम हो गए, तो यहाँ 18,500 बचे। लेकिन हमारे पास स्टॉक आ गया ना, स्टॉक भी बोल सकते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं, आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया? 1,000 रुपए आ गया, तो यहाँ पर प्लस कर दिया, और यहाँ पर 20,000 की कैपिटल 20,000 ही ली। इसे बच्चों थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, ये जो है यहाँ पर 500 है, ठीक है ना। ये वाला जो 500 है इसे यहाँ लिखेंगे 500, तो यहाँ पे भी 500 आएगा। तो हमारे यहाँ पे इन तीनों पे जब हमने प्लस किया तो हमारा क्या आ गया? 20,000। तो ये दोनों फिर से हमारे बराबर होगा, ये लिखने से छूट गया था। क्लियर हुआ? तो पुराना बैलेंस जो होता है उसे नीचे लाते जाते हैं, और नए बैलेंस न्यू ट्रांजेक्शंस के अनुसार उसे सेट करते जाते हैं। तो अब इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन जो है इलिस्ट्रेशन का ही है, न्यू एडिशन की बुक से, TS ग्रेवाल की बुक का है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, purchase goods in cash 50,000, purchase furniture from Messrs Samrat Furniture 20,000 on credit, यदि क्रेडिट लिखा है तो मतलब उधार। sold goods costing 25,000 and 35,000 and Messrs Samrat Furniture were paid in cash। ठीक है, तो अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या था, इस तरीके से हमें लाइन खींचना है, यहां पर एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड आपको बनाना है। एक लाइन ऐसे खींचना है और एक फिर ऊपर ऐसे खींच लेना है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर यहां पर सीरियल नंबर लिख देंगे, यहां पर ट्रांजैक्शन लिख देंगे। बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर? ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है।
इस पूरे फॉर्मूला को लगाएंगे हम। इसको मैं और इधर कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, समझ में आ गया। सबसे पहला क्या है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ नंबर 1 डालेंगे। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। फॉर्मूला आपने देख लिया, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो यहाँ पर ऊपर मैं लिख दूंगी कैश, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि बाद में मिक्स ना हो जाए। क्या लिख देंगे यहाँ पर कैश, और यहाँ पर उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कितने का किया, 1 लाख का। तो यहाँ पर कैश आ गया, और यहाँ पर क्या आ गई बच्चों, कैपिटल आ गई, ठीक है। बस इसको हमें यहाँ लिखना है और कुछ नहीं करना। लायबिलिटीज हमारी 0 है, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जब उसने कैश में परचेज किया गुड्स को, तो क्या हो गया, हमारे पास गुड्स आ गया, तो यहाँ पर ऊपर एक इंक्रीज कर देंगे गुड्स को, जैसे जैसे आते जाएंगे ऊपर इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपने गुड्स को इंक्रीज कर दिया, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जब परचेज किया तो गुड्स इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 आ गया, 50,000 ही माइनस हो गया, समझ गए आप। 50,000 गुड्स आ गया और 50,000 कैश माइनस हो गया। तो चलिए, जब हमने माइनस किया तो यहाँ 50,000 कैश बचा, 50,000 का गुड्स तो रहा ही है जो है सही, इक्वल 0 प्लस 1 लाख। तो हमारा फिर से बराबर हो गया, ये हमारा फिर से इक्वल हो गया ना। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड वाला, परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर, ठीक है। तो उधार में खरीदा गया है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास फर्नीचर तो आया ही आया, प्लस फर्नीचर आया हमारे प्लस फर्नीचर 20,000 का, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई 20,000 की, ठीक है। हमारे पास फर्नीचर तो आया ही आया, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई 20,000 की। मैं फिर से लिख देती हूँ, कलर चेंज हो गया था, 20,000 की, और 1 लाख हमारी कैपिटल है ही। यहाँ पर ये 50,000 पुराना बैलेंस है, 50,000 गुड्स का है, इसे प्लस किया तो टोटल हमारा फिर से कितना हो गया, देखिए 50,000 50,000 20,000 1,20,000, और यहाँ पर भी 1,20,000। तो देखो इक्वल हो गया फिर से। अब फोर्थ वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स 25,000 फॉर 35,000, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपने जो गुड्स बनाया था वो 25,000 में बनाया था, लेकिन उसे बेचा कितने में, 35,000 में। तो आपने जो गुड्स बनाया उसको बेचा, कॉस्टिंग थी कितनी उसकी, 25,000। तो यहाँ पर कैश माइनस कर दिया 25,000 की जो कॉस्टिंग थी, और उसके बाद जो बेचने पर जो कैश आया वो कितना आया, 35,000, ठीक है। कॉस्टिंग थी 25,000, लेकिन बेचने पर आया 35,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 की हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि 25,000 का जो हमने बनाया था उसे 35 में बेच दिया, तो हमारी क्या हो गई, 10,000 की कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो अब मैं यहाँ पर जब ये करूंगी तो कितना आएगा, आप करके देखो। तो हमारे पास आया यहाँ पर 60,000, 50,000 पुराना है ही, 20,000 भी पुराना है, इज इक्वल टू 20,000 और 10,000 प्लस करके कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। अब आप इसे प्लस करके देखो क्या बराबर हो गया, क्या वापस ये 60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,30,000। तो ये भी 1,30,000 आ रही है। समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर दोनों साइड का टोटल किसी भी कंडीशन में इक्वल ही आएगा, यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, मेसर्स सम्राट लिमिटेड, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके लिए पहली बार है तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, वरना बहुत इजी है। मेसर्स सम्राट लिमिटेड फर्नीचर पेड इन कैश, ठीक है। ये जो हमने फर्नीचर को खरीदा था उधार, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है ना 20,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा था उधार, तो यहाँ पर
वैसे तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, यदि नहीं भी लिखा होता है तो आपको समझ लेना चाहिए यदि कैश नहीं लिखा है कि उधार खरीदा था। अब उसका पेमेंट हमने किस में कर दिया, कैश में कर दिया। तो जब हमने पेमेंट करा तो यहाँ पर हम 20,000 कैश में माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो इसे माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको करके देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,10,000। तो देखो कितना हो गया, 40, 50, 60, 1,10,000 एंड 1,10,000 इक्वल हो गया। इस तरह से ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई जिसमें दोनों तरफ का एसेट्स प्लस लायबिलिटी हमारी इक्वल आ गई, ठीक है ना। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी इक्वल आ गई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, प्लीज उसको करके देखने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा आपको करने में। इसको पास में रख लेना इस वीडियो को और फिर आप करना। तो देखिए ये इसी तरीके का ये क्वेश्चन एक और है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन दी है और आपको इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे पुट करना है। क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे और चले जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिनका इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है प्रीपेड, तीसरा है एक्रूड इनकम और फोर्थ है अनअर्न्ड इनकम। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमने रेंट दे दिया हमारे नेक्स्ट मंथ का। एक्रूड इनकम वो होती है जिन्हें हमें मिलना तो चाहिए था पर अभी तक मिली नहीं है, बची है, अर्न होना चाहिए था। इनकम है ना, ऐसा जैसे मुझे मेरी सैलरी मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक्रूड इनकम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये ऐसी इनकम जो मुझे मिल गई है, अभी मिलनी नहीं चाहिए थी लेकिन एडवांस में मिल गई है, उसे अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम भी कहा जाता है। ठीक, इन सभी का अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट पड़ता है। जब हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे तो इनका हमें और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, कुछ एक दिए हुए हैं मैंने, जिसे आप समझो। इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, जिसका आपको एक एग्जांपल देना है। तो आप बताओ ऐसी कौन सी एसेट्स है जो एक बढ़ जाएगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया है। हम यदि कोई फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में तो हमारा फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा लेकिन हमारी जो कैश है वो हमारे पास से चला जाएगा। इसी तरह से इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब आप सोचो ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम कोई सामान उधार में खरीदते हैं, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्या हुआ, हमारी इंक्रीज फर्नीचर आ गया हमारे पास और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इसी तरह थर्ड है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। यदि कोई प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो क्या मतलब है, यहाँ पर कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से 6, 7, 8 देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको करवा देती हूँ और जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद करके देखना है। वीडियो को पॉज करके इसे देख लेना। यदि आपके पास बुक नहीं है इसे आप खुद करने की कोशिश करना। तो आज ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके का है। इसे हमें इक्वेशन में ही पुट करना है। कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 2 लाख। मतलब यहाँ पर सिंपल तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं है, इस तरीके के एडजस्टमेंट भी है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब एक बार क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स निकालनी है, ठीक है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स। तो देखो कैपिटल दी है, लाइबिलिटी भी दी है, हमारे पास कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज 7,50,000 है और उस रेवेन्यू के लिए जो अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ वो 2 लाख है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो लाइबिलिटी मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने हैं, 3 लाख, उसमें हमें कैपिटल जो 4 लाख की है उसे प्लस कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट भी इसी साइड आता है। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना है, 7,50,000। तो हमारा क्या है, रेवेन्यू है लेकिन उसमें 2 लाख का खर्चा हो गया तो इसे माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर 3 लाख प्लस कैपिटल 40,000 नहीं है, 4 लाख है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 7 लाख और यहाँ पर 5,50,000। तो यहाँ पर हमारा आ गया 12,50,000। यहाँ पर एक लाइन और दी हुई है लास्ट में, क्या दी हुई है लाइन कि
जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है वो 2 लाख है, पर वो अनसोल्ड है तो मतलब क्या है, इसमें ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर टोटल एसेट्स जो आ जाएगी बच्चों 12,50,000 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पर ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला ही पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगी टीएस ग्रेवाल के, तो उसे जरूर देखना।